हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे सीटेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आंसर। आप सब ने मुझसे पूछा था कि आप हमें सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर करवा दीजिए, तो मैंने आपके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाया है जिसमें हम ईयर वाइज हर एक साल के ईवीएस के और सभी सब्जेक्ट के हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, तो गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने सीटेट के ऊपर एक वीडियो बनाया हुआ है पहले से ही कि एक ऐसी ऐप है जिसमें हम बहुत सारे क्वेश्चंस पढ़ सकते हैं, टेस्ट ले सकते हैं खुद का और उसको बहुत अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। और ये सब इन्फॉर्मेशन मैंने अपनी पिछली वीडियो में आप सबके साथ शेयर की थी, और जिसको इस बारे में नहीं पता है वो प्लीज़ मेरी पिछली वीडियो जाकर देख सकता है। तो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि जो पर्यावरण अध्ययन है इसमें कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं, क्या क्या होता है, और सब कुछ हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये कौन से ईयर का पेपर है, ताकि आपको पता लग जाए कि हम कौन से ईयर का पेपर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जो पर्यावरण अध्ययन है वो 30 मार्क्स की आती है, जिसमें से 15 मार्क्स का लेसन में से आता है बच्चों के, और जो 15 मार्क्स है वो पेडागोजी होती है। 2019 जुलाई का है जो हम डिस्कस करने वाले हैं अपनी वीडियो में। ठीक है गाइस, तो हम वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम है मीनाक्षी कंसल और आप देख रहे हैं हमारा एजुकेशनल चैनल मिनी द एजुकेटर। और यहाँ पर हम पूरा सीटेट का कोर्स बना रहे हैं ताकि आप जैसे जो बच्चे हैं जिनको हेल्प की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है वो अपने सीटेट को आसानी से क्लियर कर सकें। और हमने इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को ही इंक्लूड किया है। तो टाइम वेस्ट न करते हुए हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है गाइस, तो गाइस स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। एक शिक्षक खाना किस प्रकार से खराब होता है पर एक प्रयोग करता है। मतलब कि एक शिक्षक क्या कर रहा है, एक टॉपिक के ऊपर प्रयोग करने की कोशिश कर रहा है कि खाना किस प्रकार से खराब हो रहा है। शिक्षक बच्चों के समूह बनाकर उनको प्रयोग से संबंधित सामग्री देता है। शिक्षक बच्चों के समूह क्यों बना रहा है। अब इसमें उसने क्या किया, 4 ऑप्शन हमें दे दिए हैं और उसमें से हमें कुछ ऑप्शंस को छांटना है जो करेक्ट होंगे। और कूट का मतलब क्या होता है, ऑप्शन की कौन से ऑप्शन जो एग्जामिनर है उसने सही बताए हैं कि कौन सा हमारा आंसर होगा। तो इसमें सबसे पहले देख लेते हैं ऑप्शन ए के बारे में। ऑप्शन ए क्या होगा, ऑप्शन ए है हमारा शिक्षक सहपाठी अधिगम का समर्थन करता है। ऑप्शन बी है शिक्षक बच्चों की सामाजिक अंतःक्रिया में सुधार करता है। समूह अधिगम बिना भार के पर्यावरण अध्ययन के अधिगम का प्रभावशाली तरीका है। या फिर डी, कक्षा में अनुशासन को बनाए रखने के लिए समूह में अधिगम एक महत्वपूर्ण युक्ति है। तो इसमें से चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है, तो आपको गैस करना है। आपके पास 2 मिनट का टाइम है। देखिए, अगर मैं आपको टाइम दूंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो आप क्या कीजिए, इसको पॉज कर लीजिए और अपने आंसर को गैस करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो जब आप आंसर को गैस कर लेंगे मुझे बता देना कि क्या आंसर है। तो मैं इसमें आपको अपना आंसर बता देती हूँ कि इसका आंसर क्या आएगा। इसका आंसर आएगा ए और बी। ए और बी कैसे आएगा कि जो शिक्षक है वो सहपाठी अधिगम का समर्थन करता है। वो क्या करता है कि जो सहपाठी हैं उसके पीयर ट्यूटर हैं उनके साथ वो लर्निंग कर रहा है, इसमें वो सीख रहा है उसके साथ। और ऑप्शन बी क्यों होगा, क्योंकि शिक्षक बच्चों की सामाजिक अंतःक्रिया में सुधार करता है। हमेशा जब भी आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये देखना है कि जो बच्चा है, जो टीचर है वो क्या करेगा, हमेशा बच्चों के बीच में कोऑपरेशन की भावना करेगा और सहपाठी अधिगम को वो बहुत ज़्यादा बढ़ावा देता है। ठीक है गाइस, और अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए कौन सा संकेतक नहीं होना चाहिए। कि जो भी आकलन कर रहे हैं हम उसमें हमारा क्या संकेतक नहीं होना चाहिए। तो इसमें क्या आएगा, इसमें ऑप्शन आ रहा है कि प्रश्न पूछना, या फिर देखो जब भी हम पर्यावरण का अध्ययन करेंगे तो हम प्रश्न तो पूछेंगे ही। न्याय और
समानता के प्रति सरोकार, तो न्याय और समानता भी हमारे उसमें आती है। सहभागिता नहीं होगी तो फिर हम कैसे इसको वर्क करेंगे, कैसे हम पर्यावरण अध्ययन को सिखाएंगे बच्चों को। लेकिन हम कभी भी बच्चे को याद नहीं करवाते, हम उसको सिर्फ सिखाते हैं, हम उसको लर्न नहीं करवाते। केवल या फिर ही जैसे वर्ड वो यूज करता है, केवल या ही जैसे वर्ड करते हैं तो वो नेगेटिव में आ जाते हैं। तो हमें इन शब्दों को देखते ही ना मतलब कि इसको छोड़ देना है इस ऑप्शन को, और अपने जो क्वेश्चन है उसकी लैंग्वेज को जरूर समझना है ताकि हमें समझ में आए कि उसमें क्या बात की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63। पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक के द्वारा बच्चों को स्वयं के आकलन के लिए अवसर देना चाहिए, और जो स्वयं आकलन है वो क्या है। तो वो क्या कह रहा है कि जो पर्यावरण अध्ययन में जो शिक्षक है वो क्या कर रहा है, बच्चों को स्वयं के आकलन के लिए, अपने ही आकलन के लिए क्या कर रहा है, अवसर दे रहा है। तो वो स्वयं आकलन क्या होता है, सीखने के लिए आकलन होता है, CCE ही होता है, सीखने के समान आकलन होता है, या सीखने का आकलन होता है। आप बताइए क्या होगा। तो इसका आंसर होगा सीखने के समान आकलन। तो इसका चलते हैं, तो गाइस चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीक का उपयोग होता है। अधिविन्यास, लिखित प्रश्न, अवलोकन या फिर जांच सूची। तो जब हम भी रेटिंग स्केल करते हैं तो हम अवलोकन मतलब कि ऑब्जर्वेशन कर रहे होते हैं और उसको रेटिंग्स दे रहे होते हैं। जैसे भी कोई आप देख लीजिए ऐप होती है, वो अपनी रेटिंग्स पूछती है कि आपको ये यूज़ करने के बाद कैसा लगा। ऐसे ही हर एक बच्चे की भी रेटिंग की मतलब रेटिंग स्केल्स का यूज़ करते हैं ताकि हम पता लगा सकें कि वो कितना अच्छा है, कितना अच्छा नहीं है। कई बच्चे बिना पढ़े ही फटाफट आंसर लगाने की कोशिश करते हैं। मैंने कई बच्चों को ऐसे भी देखा है जो सिर्फ ऑप्शन पढ़ते हैं और क्वेश्चन को पढ़ते ही नहीं है, और फिर वो सोचते हैं कि हमारे मार्क्स क्यों नहीं आए। तो फिर वो मार्क्स कैसे आएंगे जब आपने क्वेश्चन को पूरा पढ़ा ही नहीं और उसको समझा ही नहीं। तो आपने क्या क्वेश्चन पढ़ना है, दोबारा से पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है। भी उद्देश्य जो एम है उसका नहीं है, वो पढ़ना है हमने। तो पहला पॉइंट है बच्चों को पाठ्य पुस्तकों की परिभाषाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना। क्या हम बच्चों को जो बुक्स होती हैं उनकी परिभाषाएं लर्न करवाने के लिए EVS को पढ़ाते हैं? नो। बच्चे की जिज्ञासा और सृजनात्मकता का पोषण करते हैं? यस। परिवेशीय मुद्दों पर जागरूकता का विकास करते हैं? यस। और बच्चों को स्वयं अपने हाथ से कार्य करने के लिए और खोजने के लिए क्रियाकलापों से जोड़ते हैं? यस। पर इसका ऑप्शन क्या है, यही क्रॉस में आया है, तो यही इसका आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन में चित्र पढ़ना एक महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है। मतलब जब हम पर्यावरण अध्ययन जब हम बच्चों को सिखाते हैं तो उनको चित्र वगैरह भी दिए जाते हैं, क्योंकि EVS की बुक्स में बहुत ज़्यादा चित्र होते हैं और वो एक बहुत अच्छी एक्टिविटी है। निम्नलिखित में से कौन सा संकेत या संकेतों का बच्चों में आकलन चित्र पढ़ने के द्वारा होता है। तो हम किस चीज़ का आकलन कर रहे हैं उस बच्चे के अंदर, क्या हम अवलोकन और अभिलेखन कर रहे हैं। सेकंड पॉइंट है अभिव्यक्ति कर रहे हैं, अभिव्यक्ति देख रहे हैं उन बच्चों की। नंबर 3 विश्लेषण, या फिर ऑप्शन डी प्रयोग करना। तो इसमें देखिए हमको एक कूट दे रखा है कि कौन सा ग्रुप है जिसमें ये सब है। क्या हम केवल उस पर प्रयोग कर रहे हैं? ऑप्शन 2 में देखिए, नहीं, हम उस पर केवल प्रयोग नहीं कर रहे हैं। तो उसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा A, B और C। A, B, C कैसे, क्योंकि हम उस बच्चे का अवलोकन कर रहे हैं, क्योंकि हम ये एक्टिविटी देखना चाहते हैं, उसकी अभिव्यक्ति देखना चाहते हैं उस बच्चे की, कि उस बच्चा है वो अपने जो एक्सप्रेशन है, हर एक चीज़ है, हर पॉइंट है, उसको कैसे हमारे सामने प्रस्तुत कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है विश्लेषण, हम उसको एनालाइज भी हम इसमें कर रहे हैं। तो इसमें लेकिन हम कोई भी प्रयोग करने की कोशिश नहीं कर रहे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो गाइज इसको जरूर करके जाना है। ये हर साल आता ही आता है, 1 नंबर का क्वेश्चन है और आता ही आता है हर बार। तो आपको ये क्वेश्चन जरूर करना है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम देख लेते हैं ये क्वेश्चन क्या है। झूम खेती, झूम खेती में अपनाई जाने वाली पद्धति के विषय में नीचे दिए गए जो कथन है उन पर विचार करना है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि झूम खेती होती क्या है। तो झूम खेती की ये लाइन याद कर लो या रट्टा मार लो या कुछ भी कर लो, लेकिन ये क्वेश्चन आता ही आता है और हर
साल आता ही है, चाहे वो जुलाई में आ जाए या फिर दिसंबर में आ जाए, एक बार तो पक्का आता ही है, ये 100% है। तो ये क्वेश्चन क्या है, एक फसल प्राप्त करने ए का ऑप्शन पढ़ रही हूँ मैं, एक फसल प्राप्त करने या कटने के बाद जमीन को कुछ साल तक ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। ऑप्शन बी, इस जगह को बांस या खरपतवार जंगल उग जाता है, उसे उखाड़कर जला देते हैं। ऑप्शन सी, खरपतवार जंगल आदि को जलाने पर प्राप्त राख को खाद की तरह प्रयोग में लाते हैं। ऑप्शन डी, जब इस जमीन में खेती की जाती है तो बीज छिड़कने से पहले इसे गहरा खोदा जाता है, तो जोता जाता है। तो इसका ऑप्शन देख सकते हैं आप, इसका ऑप्शन क्या है। तो आपको किसी पे भी टिक नहीं लगाना, इसका आंसर सिर्फ ए है, इसको ही टिक लगाना है, क्योंकि इसमें झूम खेती में क्या होता है, एक फसल जब हम प्राप्त कर लेते हैं, कटने के बाद जब उसको हम काट लेते हैं फसल को, तो जमीन को क्या करते हैं हम, कुछ साल तक ऐसे ही छोड़ देते हैं और थोड़े सालों के बाद हम उसके ऊपर दोबारा से खेती करना शुरू कर देते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। किसी पर्वतीय क्षेत्र में प्रेक्षण करने पर यह पाया गया कि लोगों ने अपने घर सामान भी इकट्ठा करके रखते हैं, वह स्वयं अपनी पहली मंजिल पर रहते हैं। सभी घरों की छतें हैं जो वो समतल होती हैं, प्लेन होती हैं मतलब कि, तथा इन्हें पेड़ों के मोटे तनों से बनाया गया है। यह पर्वतीय क्षेत्र नीचे दिए गए किस प्रदेश का भाग है। तो इसका हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा आंसर लगाएंगे जम्मू कश्मीर। तो इसका आंसर क्या है, जम्मू। झूम खेती में ये तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिवासी हजारों साल पहले से कांसा की चीज़ें बनाते आए हैं, आज भी हमारे घरों में कांसा का उपयोग होता है। कांसा के विषय में निम्नलिखित में से सबसे सही कथन क्या है। तो आपको किसी भी जो ऑप्शन है उसकी तरफ जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, इसका सीधा आंसर हम ए लगाएंगे, क्योंकि जो कांसा है उसका मिश्रण कौन सा होता है, तांबा और टीन। इन दोनों को जब तांबे और टीन को मिला दिया जाता है तब कांसा बनता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, और मैं आपको एक और बात बता दूं कि जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है और 70 नंबर वाला क्वेश्चन है और 71 भी है, ये दोनों भी हर बार पक्के आते हैं और हर साल रिपीट होते हैं। इसको आप कभी भी देख सकते हैं कि ये हर साल, हर पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं, बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं और ये स्कोरिंग पेपर होता है। आप चलो हम टाइम वेस्ट नहीं करते, हम फटाफट से पढ़ लेते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है, 70 क्वेश्चन है, नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपियोका निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का प्रिय भोजन है। तो ये किसका है, केरल का। तो ये हमको याद रखना है, टैपियोका कहाँ का है, केरल का है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमतौर पर यह माना जाता है कि जो रात में जागने वाला जानवर है, हर चीज को जिस रंग में देखते हैं वे रंग होते हैं। कौन से रंग होते हैं, जो रात को जागता है। रात को कौन सा एनिमल जागता है, पहले मुझे ये बता दो, कौन होता है, उल्लू जागता है ना, आउल जागता है। तो वो कौन से कलर में देखता है हर चीज को, वो ब्लैक एंड वाइट में ही हर चीज को देखता है। ठीक है, ये क्वेश्चन पक्का 100% आएगा। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, केचुओं को किसानों का मित्र माना जाता है, इसके लिए निम्नलिखित में से सही कारणों को चुनना है हमें। तो मतलब कि इसमें जो सही कारण होंगे उनको हम चूज कर लेंगे और जो इसके गलत हैं उसको हम ये हो सकता है। केचुए खरपतवार खाते हैं जिससे मुख्य फसल की रक्षा होती है। तो नहीं, इसका आंसर ये नहीं होगा, क्योंकि वो खरपतवार को नहीं खाते और फसल की रक्षा मतलब ये सिस्टम सही नहीं है, इसका बी ऑप्शन गलत है। इसका नेक्स्ट ऑप्शन है, केचुए जमीन में क्या करते हैं, छेद बनाते हैं जिससे जमीन पोली हो जाती है। ये ऑप्शन तो सभी ने पढ़ा होगा कि जो छोटे छोटे केचुए होते हैं वो क्या करते हैं, जमीन के अंदर गड्ढा बनाते रहते हैं। और वो क्यों इसलिए बनाते हैं, ताकि वैसे तो वो छुप रहे होते हैं, पर उससे क्या होता है, उससे उसकी एक्टिविटी से क्या होता है कि वो ज़मीन पोली होने लग जाती है, मतलब पोली मतलब मुलायम होने लग जाती है, सॉफ्ट होने लग जाती है, जिसमें जो हमारा जो किसान है वो अच्छे तरीके से फसल को उगा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, केचुए द्वारा बनाए गए छेदों से जमीन को आसानी से हवा और पानी मिल जाता है। तो यस, इसका ऑप्शन ये भी ठीक है। तो हमारा इनमें से हम देख लेते हैं कौन सा हमारा सही था, कौन सा हमारा गलत था। तो हमारा इसका आंसर ये फोर्थ वाला होगा। ठीक है, तो फोर्थ वाला हमारा आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमारे देश के जो मानचित्र हैं उनमें झारखंड कहाँ स्थित है। तो मैं आपको एक पॉइंट ये भी बता दूं कि आपको मैप जरूर से जरूर ही याद करना है, और ये इसका 1 नंबर का क्वेश्चन आता ही है 100%। और मैं आपके लिए एक वो बता देती हूँ कि मैं हर एक जो सीटेट में आने वाला पेडागोजी है उसके ऊपर भी वीडियोस बनाऊंगी, और जो थ्योरी वाले पेपर होते हैं जिसमें जो नॉलेज वगैरह को चेक करा जाता है वो भी अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो और आप वहां से सारी इन्फॉर्मेशन आसानी से प्राप्त कर सकें। ठीक है, और मैं आपको एक और बोनस पॉइंट के लिए बता देती हूँ, स्टेट और कैपिटल पर भी मैं एक वीडियो डालने वाली हूँ। अगर आपको नहीं पता तो मैं वो भी आपके लिए डाल दूंगी, और उस वीडियो में ये भी बताऊंगी कि कौन सा स्टेट कौन सा कैपिटल कहाँ पर स्थित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारे देश में मानचित्र में झारखंड कहाँ पर स्थित है। जब हम मैप में देखेंगे तो हमें झारखंड कहाँ पे मिलेगा, तो सीधा आंसर लगा देते हैं इसका उड़ीसा के उत्तर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। निम्नलिखित में से पेट्रोलियम से क्या प्राप्त नहीं होता है। जब वो पेट्रोलियम की बात आती है तो पेट्रोल तो हमें पता है किस चीज़ में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। तो क्या कोयला लिक्विड फॉर्म में होता है? सोचो, मोम होता है, डीजल होता है, ग्रीस होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? कोयला होगा। इसका आंसर क्या होगा? कोयला होता है इसका आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से, और ये वाले क्वेश्चन भी एसएसटी में भी पूछा गया है ये एक क्वेश्चन, ये क्योंकि जो ईवीएस होता है ना वो साइंस और एसएसटी दोनों का मिक्सचर होता है। और ये पिछले साल एसएसटी के मतलब कि दिसंबर के 2019 में ये क्वेश्चन आया हुआ है एसएसटी में। मैं आपको दिखा भी सकती हूँ इसको। ठीक है, तो ये आया हुआ है ये क्वेश्चन। तो ये आप क्या करिए, इसको अच्छे से लर्न कर लीजिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। एक ये वाला क्वेश्चन भी बहुत बार आता है 75 वाला, कि अमावस्या और पूर्णिमा को लेकर क्वेश्चन आता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो हमारी अमावस्या और या फिर पूर्णिमा हो या कोई भी सुनिए जिन्हें पूर्णिमा को मनाया जाता है, पूर्णिमा को कौन सा मनाया जाता है। तो हम इसका सीधा आंसर लगा रही हूँ मैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है फिर हर एक ऑप्शन को पढ़ने में। तो इसका आंसर है होली, रक्षाबंधन और गुरु नानक जयंती। तो ये इसका आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दूंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हमारे देश के एक जंगल में उस जंगल के लोगों आदिवासी को खेती के लिए जमीन ग्राम सभा पंचायत द्वारा एक विशेष मात्रक यूनिट अथवा इकाई में, जिसे टीन कहते हैं, आवंटित हो जाती है। टीन क्या है? तो इसमें ये पूछा गया जो टीन है वो उसका मतलब क्या है, रियल मीनिंग क्या है। तो ऑप्शन 1 पढ़ लेते हैं। इसका ऑप्शन ये है, यह भूमि का मात्रक है जिसकी अभिकल्पना विशेष रूप से जंगलों में रहने वाले किसानों के लिए की गई है। या फिर ऑप्शन बी, यह वह भूमि जिसकी विमाएं 100 मीटर इंटू 100 मीटर हैं। थर्ड है, वह भूमि जिस पर कोई किसान एक टीन बीज बोता है। या फिर ऑप्शन 4, वह भूमि जिससे कोई किसान एक टीन बीज बोता है उसको कहते हैं। ठीक है, टीन भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शहरों में से किस एक में रेत के पहाड़ जिन्हें रेत के टीले कहा जाता है पाए जाते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 1 नंबर का पक्का है और ये जरूर आता है। तो इसका आंसर है आबू धाबी। रेत के टीले किसे कहा जाता है? आबू धाबी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हम सभी पुराने कुओं को देखते हैं जो अब सूख गए हैं। हमारे बुजुर्ग यह कहते हैं कि अब से लगभग 25 से 30 साल पहले इन कुओं में काफ़ी पानी था, परंतु अब ये पूरी तरह सूख गए हैं। निम्नलिखित में से कुओं के सूखने के संभावित सही कारणों को चुनना है हमने। ऑप्शन ए क्या है, जिन झीलों तालाबों में वर्षा का पानी इकट्ठा होता था अब वहाँ नहीं है, तो इसका ऑप्शन ए सही हो सकता है। पेड़ों, कुओं और आसपास के क्षेत्रों की ज़मीन अब कोलातर सीमेंट से ढक गई है। हाँ,
क्योंकि ये भी सही है। जो कुओं का कोई उपयोग नहीं करता क्योंकि हर घर में टोंटी लग गई है, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि अगर कुआं होता तो हम सभी कुएं से ही अभी भी पानी भर रहे होते। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पॉइंट है, भूमिगत पानी को खींचने के लिए कोई विद्युत मोटर चालित पंप लग गए हैं। तो यस, ये भी सही बात है। तो इन सब में से हमारा क्या ऑप्शन मैच कर रहा है? तो हमारा ऑप्शन मैच कर रहा है ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पर्यावरण अध्ययन में संकल्पनाओं और मुद्दों को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषय के रूप में नहीं दे रखा गया है, क्यों? तो क्योंकि ये कह रहा है कि जो ईवीएस है ना, उसमें कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिसको ना तो साइंस में इंक्लूड किया गया ना एसएसटी में, तो वो क्यों नहीं इंक्लूड किया गया है? तो इसका आंसर क्या हो सकता है? क्या यह पाठ्यक्रम के भार को कम करने के लिए है? ऐसा तो कुछ नहीं होता। सीबीएसई के द्वारा पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को इसी प्रकार से निर्धारित किया गया है? नो। इस आयु वर्ग के बच्चे अपने परिवेश को समग्र रूप में देखते हैं? यस। यह शिक्षण अधिगम की एक अच्छी युक्ति है। युक्ति तो अच्छी है, लेकिन इन दोनों में से अब हम कंफ्यूज हो गए हैं कि कौन सा ज़्यादा अच्छा है। तो आपको अपने अकॉर्डिंग जो भी, मतलब कि जो इन चारों ऑप्शन में से जो भी सही, सबसे ज़्यादा ऑप्शन सही लगता है, वो उस पे ही हमें टिक लगाना है और हमें ये गैस लगाना पड़ता है वहाँ पर जाकर कि इन सब में से कौन सा बेटर, सबसे अच्छा ऑप्शन कौन सा हमारे सामने हो सकता है। तो यहाँ पर हमें कंफ्यूज करने के लिए भी ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है और आपको अपने जो पॉइंट है उनको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है और फिर उसका उत्तर देने की कोशिश करनी है। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन विषय के संदर्भ में सत्य है? क्या ऑप्शन सत्य है हमारा? ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा? तो पहला ऑप्शन क्या है हमारा, कक्षा 1 और 2 में एक विषय के रूप में पर्यावरण अध्ययन समझने के लिए आसान नहीं है। क्या इसको हम समझ नहीं सकते? नो। ठीक है, पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा के द्वारा होता है। तो हम ये देख लेते हैं कि जो हर एक चीज़ मुद्दा है उसको हम भाषा के द्वारा ही तो प्रस्तुत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पॉइंट है, पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा और गणित के माध्यम से होता है। कक्षा 1 और 2 में पर्यावरण अध्ययन को एक नए विषय के रूप में प्रस्तुत किया गया है। तो ये एक नया विषय तो है, लेकिन इसमें जो साइंस और एसएसटी हैं उनके ही कुछ टॉपिक्स को मिलाकर इसको एक नया बच्चों के सामने प्रस्तुत किया गया है। तो इसको ज़्यादा अधिक नया नहीं बोला जा सकता, क्योंकि ये नया इतना ज़्यादा नया नहीं है, बस इसको एक नया नेम दे दिया गया है। तो पर है तो ये पिछले सब्जेक्ट से रिलेटेड ही। तो इसमें हम गणनाएँ लगा सकते हैं और अच्छी से अच्छी भाषा का यूज़ कर सकते हैं अपने टॉपिक को समझाने के लिए और बच्चों को सरल भाषा में समझाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन के पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में उपविषयों के स्थान पर थीम को प्रस्तावित किया गया है? क्यों? देखिए गाइज, मैंने आपको पहले जब मैंने अपना फर्स्ट वीडियो बनाया था ईवीएस में सिलेबस को लेकर, वहीं पर आपके 2 या 3 क्वेश्चन कवर कर दिए थे और मैंने आपको पहले से ही बताया था कि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछ लेता है एग्जामिनर। और वो देखिए, ये क्वेश्चंस हमारे सामने थीम से रिलेटेड क्वेश्चन भी आ गया है और आप अब यकीन कर सकते हैं कि मैंने कुछ भी झूठ नहीं बोला था। ठीक है, तो हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं ताकि आपको कुछ समझ में आए। पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में उपविषयों के स्थान पर थीम को प्रस्तावित किया गया है? क्यों? क्यों प्रस्तावित किया गया है? पहला ऑप्शन पढ़ेंगे, उपविषयों की तुलना में थीम आधारित। अगर आपको थीम के बारे में नहीं पता है ना, तो फर्स्ट वीडियो को देख लेना जहाँ पर मैंने सिलेबस को इंट्रोड्यूस किया है। वहाँ पर आपको सब कुछ समझ में आएगा कि क्या क्या सिलेबस है, कैसे है और कौन सी थीम्स हैं, और जो भी इम्पोर्टेंट बातें हैं वो सब वहाँ पर भी मैंने की हुई हैं। और यहाँ पर आगे भी हम हर एक टॉपिक को इंट्रोड्यूस करेंगे और बताएंगे, डीपली पढ़ेंगे और एनसीईआरटी सिलेबस से जो जो आता है वो भी हम पढ़ेंगे। ठीक है गाइज, तो नेक्स्ट पॉइंट पर हम चलते हैं। उपविषयों की तुलना में थीम आधारित पर्यावरण अध्ययन का संपादन करना
संपादन आसान है। पर्यावरण अध्ययन में पाठों को कम करने के लिए, या फिर बच्चे के परिवेशीय बोध में वृद्धि करने के लिए, या फिर बच्चों के स्थानीय परिवेश के मुद्दों से जुड़े हुए और अंत संबंधित समझ के विकास के लिए। एक पॉइंट और मैं बता देती हूँ, जब भी आप बच्चे की समझ को विकसित करेंगे तो वो बेस्ट पॉइंट आपको के लिए होगा। जब भी हम बच्चे की समझ को बढ़ाते हैं और उसको रटने पर जोर नहीं देते, तो वो ही आपका एक हिसाब से आंसर माना जाता है। तो आप उसको आंख बंद कर कर भी उस पर टिक लगा सकते हैं। ठीक है गाइज, तो नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के 6 मुख्य थीमों में से नहीं है? तो मैंने अभी अभी आपको एक बात बताई थी कि थीम में से क्वेश्चन आता ही आता है, और देखिए 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल गए, तो यहीं से आपके 2 नंबर कवर हो जाते हैं अगर आपको पता है कि थीम कौन कौन सी है। तो मैं आपको बता सकती हूँ थीम कौन सी है, तो पर मैं अभी पहले इसका आंसर दे देते हैं फटाफट से। तो इसमें क्या आएगा? काम और खेल हमारा नहीं आता। खेल फिर भी हो सकता है, लेकिन काम हमारा इंक्लूड नहीं किया गया है, क्योंकि हम बच्चों के साथ खेलते हैं, तो मित्रों के साथ खेलते हैं। तो सबसे पहला जो थीम है वो है फैमिली एंड फ्रेंड्स। ठीक है गाइस, उसके बाद है फूड, उसके बाद है शेल्टर, वाटर, ठीक है, उसके बाद है यही वाला क्वेश्चन जो है हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, ये सब हमारे थीम्स में आता है। ठीक है गाइज, अगर कोई मिस हो गया हो तो हमारे फर्स्ट वीडियो देख लेना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। निम्नलिखित में से एक पर्यावरण अध्ययन में ज्ञान। तो गाइज़ मैं आपको क्योंकि हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट होने वाले हैं, तो मैं फटाफट से बता देती हूँ कि अब अगर किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, और वहाँ पर मैंने अपने फेसबुक, इंस्टा सभी का लिंक शेयर किया हुआ है। आप वहाँ पर जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं, या फिर मतलब मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और उसका क्वेश्चन का आंसर मैं ज़रूर दूंगी। और डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ इम्पोर्टेंट लिंक्स अपनी वीडियोस के डाले हुए हैं, मतलब कि टॉपिक्स के डाले हैं जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। और आई बटन पर भी मैंने कुछ लिंक्स शेयर किए हुए हैं, और कहीं अगर आपको और किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए, कहीं पर क्वेरी है, तो आप मुझे वो भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि हमें ये वाला टॉपिक पढ़ा दो, या फिर ये बता दो इसका कैसे करना है, कैसे नहीं करना। तो मैं उसको भी आपकी क्वेरीज को सोल्व कर दूंगी। तो नेक्स्ट हम फटाफट से अपना क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्योंकि हमारे सिर्फ 5 क्वेश्चंस बचे हैं, तो फटाफट से कर लेते हैं गाइस। क्या है 86 क्वेश्चन? निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सत्य नहीं है? पर्यावरण अध्ययन वर्णनों और परिभाषाओं पर बल देता है। तो मैंने पहले ही बताया था कि जब भी हमारे कोई भी सब्जेक्ट है, सिर्फ ईवीएस ही नहीं, कोई भी सब्जेक्ट है, हिंदी, इंग्लिश और कोई भी सब्जेक्ट हो रहा आपका, तो वहाँ पर आपको परिभाषाओं पर बल नहीं देना है। ठीक है, तो यहीं से ही हमारा आंसर हमें सीधा देखने को मिल सकता है, लेकिन हम फिर भी नेक्स्ट पॉइंट पढ़ लेते हैं। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति एकीकृत है, यस। पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित अध्ययन है, यस। पर्यावरण अध्ययन बच्चों को अपने परिवेश को खोजने का अवसर देता है, यस। तो कौन सा ऑप्शन गलत हो गया? वो पहले वाला ही गलत हो गया ना, तो उसी को हम टिक लगा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से क्या एक पर्यावरण अध्ययन में ज्ञान की रचना में बहुत ही महत्वपूर्ण है? तो क्या है महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट क्या है बच्चे की जो ज्ञान की रचना है? बच्चों की सक्रिय भागीदारी इंपॉर्टेंट है, यस। बच्चों के ज्ञान को शिक्षकों के ज्ञान से जोड़ना होता है, चलो बताओ, तुम बताओ क्या होगा? पर्यावरण अध्ययन को कक्षा की 4 दीवारी से बाहर सिखाना है, बताओ बताओ। बच्चों के स्थानीय ज्ञान को विद्यालय के ज्ञान से संबंधित करना है, तो इसका आंसर क्या होगा? क्या होगा इसका आंसर? ये होगा इसका आंसर। ठीक है,
तो इसमें हमें बच्चों की सक्रिय भागीदारी लेनी है। और जो पर्यावरण अध्ययन है ना, क्योंकि देखो हम बच्चों के ज्ञान को शिक्षकों के ज्ञान से नहीं जोड़ सकते, क्योंकि जो शिक्षक है वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे एजुकेटेड है, उसको ज़्यादा नॉलेज है, पर जो बच्चा है अभी वो छोटा है, उसको ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो उसका हम ज़्यादा वो नहीं कर सकते, परंतु हम उसकी सक्रिय भागीदारी ले सकते हैं। जो पर्यावरण है उसको कक्षा की चार दीवारी से बाहर सिखा सकते हैं, क्योंकि हमें उसको इन्वायरमेंट के बारे में बताना है। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों के स्थानीय विज्ञान को विद्यालय के ज्ञान से संबंधित करना है, ताकि बच्चा हर एक चीज़ के परिवेश को समझे और उसको आगे करने की कोशिश करे, समझने की कोशिश करे और उसको अपने साथ समायोजित करने की कोशिश करे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति क्या है? जब भी आपसे यह क्वेश्चन पूछा जाएगा तो अब आपने हमेशा, आप खुद ही सोचिए, आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड क्या लगता है? क्या आपको कोई निबंध अच्छा लगता है या फिर कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन अच्छा लगता है? नहीं, हमें हमेशा किस्से कहानियाँ सुनने में मज़ा आता है, क्योंकि जब हम छोटे होते हैं तो हमारे जो दादा दादी नाना नानी होते हैं, मम्मी पापा होते हैं, वो क्या करते हैं, हमें किस्से कहानी सुनाते हैं और जिनको सुनने में हमें बहुत मज़ा आता है। तो हर एक बच्चा होता है उसको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आता है किस्से कहानियाँ सुनने में, ताकि और चाहे किसी भी लेवल का बच्चा हो, चाहे हम भी हों, उसको कहानी सुनने का बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि वो उसमें कोई ना कोई इंटरेस्टिंग फैक्ट आते रहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर यही होगा, किस्से और कहानियाँ। इसको ज़्यादा डीपली डिस्कस कर लिया है वैसे भी हमने। ठीक है, तो चलो अगला पॉइंट पढ़ लेते हैं हम। तो नेक्स्ट पॉइंट है, क्वेश्चन है, सॉरी, एक शिक्षक हमेशा क्रियाकलापों को कराने के बाद प्रश्नों और चर्चाओं का संकलन करता है। जब भी टीचर हमें कोई टॉपिक करवा देता है या एक्टिविटी करवा देता है, वो हमसे क्वेश्चन पूछता है और जो चर्चाएं हैं, डिस्कशन है, वो करवाता है। जो क्रियाकलाप हैं, प्रश्नों और चर्चाओं के संचालन कराने का उद्देश्य क्या है? क्या है उसका उद्देश्य? बच्चों की प्रक्रिया कौशलों का आकलन करना, हाँ हो सकता है। बच्चों को खोजने का अवसर देना, यस हो सकता है। बच्चों को अपनी अभिव्यक्ति का अवसर देना, यस हो सकता है। या बच्चों में उनके सीखने की गति के आधार पर विभेद करना, क्या वो ये सोचता है कि मैं उनमें विभेद करूं, मतलब भेदभाव करूं या कुछ डिफरेंस करूं बच्चों में कि कौन सा बच्चा कौन सा है, कैसा है? तो वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता। इसमें डी ऑप्शन हमें गलत दिखाई दे रहा है, तो हम इसका फर्स्ट आंसर पर टिक लगा देते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को पाठ्य पुस्तक और शिक्षकों के अलावा अन्य स्रोतों की मदद लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। क्यों? वो कह रहा है कि जो पर्यावरण अध्ययन है उसमें क्या करना है, बच्चों को पाठ्य पुस्तक मतलब बुक्स की सहायता नहीं लेनी और टीचर की भी सहायता नहीं लेनी, सहायता लेनी है। तो क्या होगा, मैं भी कंफ्यूज हो गई, क्यों? तो फिर इसमें क्या आएगा आंसर? ए, पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए पाठ्य पुस्तक और शिक्षक ही स्रोत नहीं है। यस, कि वो अपने इन्वायरमेंट से भी बहुत कुछ सीख सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए समुदायों और माता पिता की उपस्थिति का विकास करेगा। यस, क्योंकि हमारा पहला चैप्टर ही क्या है, फैमिली एंड फ्रेंड्स है, तो ये हमारे जो पेरेंट्स हैं उनकी उपस्थिति के बारे में बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पॉइंट है, यह शिक्षकों की पृष्ठभूमि को जानने का अवसर देगा। क्या बच्चों की बैकग्राउंड जानने में मदद करेगा ये? यस, कि वो कैसे जगह से हैं और कैसी उनकी स्थिति है, मानसिक स्थिति कैसी है और वो मानसिक रूप से स्वस्थ हैं या नहीं है, ऐसी बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड उनका जानने का उनको अवसर मिलेगा, क्योंकि सभी बच्चे क्या करते हैं, अपने अपने ओपिनियन देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, यह बच्चों के सौंदर्यागत और मनोक्रियात्मक कौशल का विकास करेगा। नहीं, इसका आंसर हम सी पे लगाएंगे, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो गाइस हमारे वीडियो को यहाँ पर ख़त्म होती है और हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहेंगे, जिसमें हमें 30 क्वेश्चन हम सारे सेट्स के कर लेंगे जल्दी से जल्दी, ताकि आपका सिलेबस भी कवर हो जाए और आपके सारे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर हैं वो भी कवर हो जाएं। हम इसमें क्या करेंगे कि जो भी आपके क्योंकि
अगर आपने सिलेबस भी नहीं पढ़ा है ना, तो आप सिर्फ क्वेश्चन आंसर करके जाइए, उससे भी आपका 50% या 60-70% आपका कवर हो जाता है। और जितने ज़्यादा आप क्वेश्चंस करेंगे उतने ज़्यादा आपके स्कोरिंग नंबर होंगे। ठीक है गाइज, तो और हम कंसेप्ट को भी पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है कि हम कंसेप्ट को छोड़ देंगे। तो मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस देखना चाहते हैं तो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, सिंपली सिर्फ सब्सक्राइब करना है हमारे चैनल को। और अगर आपको क्या करना है, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो ये देखिए लाइक का बटन दबा दीजिएगा। ठीक है, लाइक दबा दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसा बेल आइकन आपको दिखाई देगा, उस पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर एक नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना हमारा चैनल, और बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी वीडियोस हम डालेंगे ताकि आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सके। ठीक है, तो बी सेफ एंड स्टे एट होम। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय, गुड लक, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।